हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में। इससे पहले के वीडियो में हमने हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा की थी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जॉन लॉक के जो विचार हैं सामाजिक समझौता के संबंध में, वो हाब्स के विचारों के बिल्कुल विपरीत हैं। हाब्स जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, जबकि लॉक सीमित राजतंत्र का समर्थन करते हैं। लॉक ने व्यक्ति को मूलतः शांति प्रिय माना है। लॉक का कहना है कि व्यक्ति जो है वो मूलतः जो है क्या है, शांति प्रिय है, शांति पसंद करता है। उन्होंने ये माना है कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। ये प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन 3 अधिकारों को उन्होंने प्रमुख माना है और इस बात पर जोर दिया है कि इन 3 अधिकारों को किसी के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में क्या बताया है, प्राकृतिक अवस्था का किस प्रकार से चित्रण किया है और समझौते के कौन कौन से कारण बताए हैं, समझौते की क्या प्रक्रिया इन्होंने बताई है, समझौते के द्वारा जो उत्पन्न शासन व्यवस्था है उसके विषय में इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वभाव के संबंध में जॉन लॉक के विचार। जॉन लॉक, जैसे कि हमने कहा कि हाब्स के विचारों से बिल्कुल विपरीत इनके विचार हैं। हाँ, लॉक ये कहता है कि मनुष्य अराजनीतिक है किंतु वो असामाजिक नहीं है। हाब्स के विचारों के बिल्कुल विपरीत लॉक ये कहता है कि मनुष्य में प्रेम है, विवेक है, सहानुभूति है, दया है, सहयोग की भावना है। मतलब मनुष्य जो है मूलतः बहुत ही अच्छा प्राणी है। वो राजनीतिक रूप से भले ही संगठित नहीं है, लेकिन वो असामाजिक नहीं है, वो सामाजिक प्राणी है और साथ ही साथ वो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। इसीलिए वो कहता है कि राज्य की स्थापना से पूर्व की जो अवस्था थी, उस समय में भी मनुष्य अपने इन स्वभावों का पालन करता है और इसीलिए इनके बीच कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो है प्राकृतिक नियमों का शांतिपूर्वक पालन करते हैं और जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये तो था मानव स्वभाव के संबंध में इनके विचार। इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हाब्स ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और झगड़ालू है, लेकिन लॉक ये कहता है कि मनुष्य परोपकारी है, शांति प्रिय है और मनुष्य जो है क्या कहना चाहिए, सद्गुणों से भरा हुआ है। लॉक ये मानता है कि मनुष्य सद्गुणों से भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, अर्थात जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उस समय मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो बुरी नहीं थी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत अच्छा है, मनुष्य विवेकशील प्राणी था, मनुष्य में प्रेम है, सहानुभूति है, दया है। इसीलिए जो है मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्वक जीवन यापन करता है। उसने ये बताया कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र थे, समान थे और प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, आपस में इनमें सद्भावना थी, पारस्परिक सहयोग था और आत्मरक्षा की भी व्यवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुचारू ढंग से संचालित कर रहा था। उनका कहना है कि कुछ प्राकृतिक नियम थे और उन प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही प्राकृतिक अवस्था का शासन संचालन होता था और ये नियम हर मनुष्य के लिए बंधनकारी थे। ये नियम तर्क पर आधारित थे और साथ ही साथ
इस नियम के आधार पर सभी मनुष्यों को समान माना गया था, सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र थे और इसी आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा लाक ने कि मनुष्य के 3 ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक हैं, जिनमें से पहला है जीवन का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी आत्म सुरक्षा करने का, अपने जीवन को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है और ये इसका विशेषाधिकार है जो कि इसको प्राकृतिक नियमों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि दूसरा जो प्राकृतिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। लाक कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन ये अनियंत्रित स्वतंत्रता की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक नियम द्वारा नियंत्रित स्वतंत्रता, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसमें उसका नियंत्रण या उस स्वतंत्रता के साथ मानव का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। अर्थात प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत रहते हुए ही मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा, तीसरा प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अब ये जो संपत्ति शब्द है, इससे जो है लाक का जो मतलब था उसमें सिर्फ जो है धन संपत्ति से इनका मतलब नहीं था। संपत्ति से मतलब था इनका जीवन, स्वतंत्रता और संपदाएं। जीवन, स्वतंत्रताएं और संपदा, ये तीनों चीजों को वो सामान्य रूप से संपत्ति के नाम से पुकारते हैं या संपत्ति के रूप में इंगित करते हैं। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य था कि मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक जितनी भी वस्तुएं हैं, अर्थात व्यक्ति को अपना जीवन संचालित करने के लिए जितने भी प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता थी, उन वस्तुओं पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण होगा। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि सभी वस्तुओं पर सबका समान रूप से अधिकार होगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के श्रम को किसी वस्तु के साथ मिश्रित कर देता है तब वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सामान्य स्थिति में सभी वस्तु पर सबका समान अधिकार है, लेकिन अगर कोई अपना शारीरिक श्रम किसी वस्तु के साथ मिश्रित कर देता है तो वो वस्तु उसकी निजी संपत्ति बन जाती। कहने का मतलब ये है कि संपत्ति शब्द का इन्होंने व्यापक अर्थ बताया और जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपदा तीनों चीज़ों को शामिल किया है। तो ये 3 अधिकारों को इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा और लाक का कहना है कि ये प्राकृतिक अधिकार जो है मनुष्य को प्राकृतिक नियमों द्वारा प्राप्त है और इन प्राकृतिक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी शासन के द्वारा या किसी भी अवस्था में छीना नहीं जा सकता। अब अगला हम इसमें देखते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था, जब व्यक्ति प्राकृतिक नियमों द्वारा संयमित था, सभी जगह जो है शांति स्थापित थी, फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई या ऐसी कौन सी स्थिति हो गई जिसके कारण मनुष्य को समझौता करके राज्य उत्पन्न करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब इसके लिए लाक ये कहते हैं कि हालांकि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगी या कुछ ऐसी असुविधाएं होने लगी, मनुष्यों को कुछ कमी थी प्राकृतिक अवस्था में जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे दुखदायी हो गई। अब और उनको समझौता करके राज्य निर्मित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण उनको समझौता करना पड़ा, तो इसमें पहला कारण ये देते हैं कि नियम जो थे वो अस्पष्ट थे। लाक का कहना है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम जरूर थे, प्राकृतिक कानून जरूर थे, लेकिन इन नियमों की व्याख्या जो है
सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन कानूनों का अपने अपने तरीके से विश्लेषण, व्याख्या कर रहे थे। इसी वजह से व्याख्या में अनिश्चितता और बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। पहला कारण उन्होंने ये बताया। दूसरा कारण ये बताया कि अधिकारों की व्याख्या हेतु कोई न्यायाधीश नहीं थे। व्याख्या के साथ साथ, अधिकारों की व्याख्या करने के साथ साथ उन निष्पक्ष न्याय करने वाला कोई नहीं था, न्यायाधीश कोई नहीं था। कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं था जो कि प्राकृतिक नियम और कानूनों की व्याख्या कर सके। इसके साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो दंड देने का अधिकार रखता हो, जो न्याय के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए भी समझौता करना पड़ा। तीसरी चीज ये थी, अधिकार को लागू करने वाली संस्था मौजूद नहीं थी। लाक ये कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार जरूर थे, प्राकृतिक नियम भी थे, लेकिन इन अधिकारों को आधिकारिक तौर पर लागू करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो अधिकार संपन्न हो, जो व्यक्तियों को उनके अधिकारों की गारंटी दे सके। और इसी वजह से प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे दुखदाई हो गई थी। और यही कारण है कि मनुष्य ने जो है समझौता करके राज्य उत्पन्न करना या राज्य की उत्पत्ति करना उचित समझा, या आपस में समझौते करने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। अब लाक कहते हैं कि समझौते की प्रक्रिया कैसी रही। तो जैसे कि हमने हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़ा था कि सभी लोगों ने अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति या संस्था को सौंप दिए, समझौते की प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन लाक के विचार इनसे हटकर हैं। लाक ये कहते हैं कि समझौते दो प्रकार से हुए, इसीलिए लाक के समझौते के सिद्धांत को दो समझौते का सिद्धांत भी कहा जाता है। लाक ने ये बताया कि समझौता दो प्रकार का हुआ। कैसे? पहले तो सभी मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और आपस में समझौता करके एक सभ्य समाज या राज्य की स्थापना की और प्राकृतिक अवस्था को छोड़ दिया। पहला समझौता मनुष्यों में आपस में हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक सभ्य समाज की स्थापना की, अर्थात राज्य की स्थापना की और प्राकृतिक अवस्था को छोड़ दिया। दूसरा समझौता हुआ मनुष्यों और शासक वर्ग के बीच में। दूसरा समझौता होता है मनुष्य और शासक वर्ग के बीच में, जिसमें इस समझौते के द्वारा जो है सरकार की स्थापना होती है। यहाँ पर मनुष्यों ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार शासक को सौंपा और शासक ने मनुष्यों की इच्छा अनुसार शासन करते हुए उनके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया। कहने का मतलब क्या है कि शासक की तरफ से भी समझौता किया गया। मनुष्यों ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार शासक को सौंप दिया और शासक जो है किस हद तक शासन करेगा, जहां तक मनुष्यों की इच्छा है। इसके अलावा अगर शासक किसी भी तरीके से प्राकृतिक अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकार जिसमें कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, उसका अगर किसी शासक के द्वारा या उस शासक के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता को ये अधिकार है कि वो उस शासक को हटा सके। तो इस प्रकार से इनके द्वारा बताए गए समझौते के माध्यम से जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई वह कैसी थी? सीमित राजतंत्र। मतलब जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार सौंपे गए, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपा गया, लेकिन उसकी शक्ति को निरंकुश नहीं किया गया, उसको जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। शासक जो है शासन जरूर करेगा, लेकिन वो जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेगा। और अगर ऐसा करता है तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो उस शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है।
कहने का मतलब क्या है कि लॉक के द्वारा बताए गए सामाजिक समझौते के द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होगी वो सीमित राजतंत्र होगा, अर्थात शासक को शक्ति सीमित रूप में प्राप्त होगी और वो जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तो ये तो था लॉक के द्वारा बताया गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं कि इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी और इसकी किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो सबसे पहला विशेषता के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है दो समझौते। लॉक ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया उसमें दो प्रकार के समझौते की उन्होंने बात कही है। पहले लोगों ने आपस में समझौता किया जिससे राजनीतिक समाज की स्थापना हुई, अर्थात राज्य की स्थापना हुई। दूसरा समझौता जो है मनुष्य और शासक के बीच हुआ जिसके द्वारा सरकार की स्थापना हुई, अर्थात दो प्रकार के समझौते हुए। दूसरा, शासक भी समझौते का अंग है। लॉक ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया है इसमें शासक भी समझौते का एक अंग है। उसने जो है ये कहा है कि वो जो है जनता के अधिकारों की रक्षा करेगा। हाब्स ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया था उसमें शासक वर्ग जो है समझौते में शामिल नहीं था, लेकिन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में शासक जो है समझौते का अंग है। अब उसके बाद तीसरी विशेषता ये है कि शासक सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर जो है लॉक जो है शासक को निरंकुश नहीं मानता, उसको सर्वोच्च सत्ता प्रदान नहीं करता। लॉक का कहना है कि शासक के कुछ कर्तव्य भी हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग जो है किस हद तक कर सकता है, अपने उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है। लॉक जो है हाब्स की तरह शासक को सर्वोच्च और निरंकुश नहीं मानता। अगला पॉइंट है इसमें अधिकारों का पूर्ण समर्पण नहीं। यहाँ पर जनता ने या मनुष्यों ने अपने सारे के सारे अधिकार शासक को नहीं दिए हैं। उन्होंने शासक को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अवश्य दिया है, लेकिन अपने कुछ अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखा है। इसके अलावा शासक के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार की मान्यता, हमने जैसे बताया कि शासक अगर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी स्थिति में जनता को ये अधिकार है, मनुष्य को ये अधिकार है कि वो जो है शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य और सरकार में अंतर, लॉक ने जो है राज्य और सरकार दोनों में अंतर किया है। पहले समझौते से समाज या राज्य की स्थापना होती है और दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना होती है। इसके अलावा इन्होंने सरकार के 3 अंगों का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने विधानसभा, कार्यपालिका और संघ, इन चीज़ों को बताया है, जिसमें से कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक ही अंग माना है और जो संघ है उसको उन्होंने, संघ का कार्य था विधानसभा को निर्देश देना और नियंत्रण करना। विधानसभा के निर्देश और नियंत्रण में विदेश नीति का संचालन करना। विधानसभा का काम था कानून बनाना और जो संघ है उसका कार्य था विधानसभा के निर्देशन में विदेश नीति का संचालन करना। तो इनके जो ये 3 अलग अलग अंगों का इन्होंने उल्लेख किया, ये महत्वपूर्ण था। और कार्यपालिका विधानसभा द्वारा स्वीकृत कानूनों को लागू करने वाला अंग था। इसके बाद अगला था इसमें राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना। लॉक ने जो है कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन नहीं किया बल्कि राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किया। उनका ये कहना है कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता वो जनता की देन है, अर्थात अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है, सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। अगर शासक जो है जनता की अवहेलना करता है तो ऐसी स्थिति में उसको परिणाम भुगतना पड़ सकता है और जनता उसको बदल सकती है। इसके अलावा शासक जो है अधिकारों का जनक नहीं है। लॉक ये कहते हैं कि शासक
सर्वोच्च नहीं है और वो अधिकारों का जनक भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति से ही उसको अधिकार मिले हुए हैं और शासक को उस अधिकार की रक्षा करना है, ना कि वो अधिकारों का जन्मदाता है। इसके अलावा इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी। लाक ने जो है जिस प्रकार से विधानसभा, कार्यपालिका और संघ 3 अंगों की बात कही है, उसमें इन्होंने जो है एक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की नींव रखी थी। इन्होंने विधानसभा और कार्यपालिका को पृथक-पृथक संगठन के रूप में बताया और उनके अलग-अलग कार्य की व्याख्या की। तो इस प्रकार उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की नींव रखी। इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ की जाती हैं। क्या-क्या हैं हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने मानव स्वभाव का बहुत ज़्यादा आदर्शवादी चित्रण कर दिया है। मनुष्य में केवल गुण ही गुण नहीं होते, उनमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। वो गुण और अवगुण दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन हाब्स की तरह इन्होंने भी त्रुटि की। हाब्स ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा जो है बुरा प्राणी मान लिया था और लाक ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा अच्छा प्राणी मान लिया और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी चित्रण उसका कर दिया, जो कि सही नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था की कोई पुष्टि नहीं होती। आलोचक कहते हैं कि लाक जिस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, इतिहास में उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो विरोध और क्रांति को सही ठहराया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि क्रांति और विरोध होने से अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों की जो इनकी धारणा है, उसमें भी कुछ त्रुटियां दिखाई देती हैं, क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि अधिकार, कोई भी चीज़ अधिकार तब बनती है जब उसको समाज या राज्य से मान्यता मिल जाए। तो चूंकि वो ये कहते हैं कि समाज या राज्य की स्थापना से पूर्व ही जो है अधिकार है, तो ये अधिकार, प्राकृतिक अधिकार जो इन्होंने माना है, इसके कोई प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ये व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। लाक ने जो है व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रबल समर्थन किया है और इसी आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है, राज्य को कम महत्व दिया है। इसके अलावा इनके विचारों की और भी बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं। जैसे इन्होंने राजनीतिक परिपक्वता की जो धारणा दी थी, वो भी सही नहीं थी। इनका ये कहना है, आलोचकों का, कि इतने लंबे समय तक प्राकृतिक अवस्था में रहने के बाद अचानक से कैसे व्यक्ति में ये परिपक्वता आ गई कि वो एकदम से उसमें राजनीतिक विचार जागृत हो गए और एकदम से उसने राज्य बना लिया, एकदम से उसने सरकार बना लिया। ये बात जो है थोड़ा सा तर्कपूर्ण नहीं लगती। फिर भी लाक के विचारों की जो आलोचनाएं की जाती हैं, इसके बावजूद भी लाक के विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का जो इनका सिद्धांत था, ये महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जो सीमित राजतंत्र की बात कही, वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की एक नींव रखता है। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की उसको नींव कही जा सकती है। इसी प्रकार से इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने राज्य और सरकार दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात का उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया और इनका जो शक्ति पृथक्करण का के संबंध में जो धारणा थी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार से लाक के ये विचार जो थे, वो आगे आने वाले सिद्धांतों के लिए एक आधार तैयार करते हैं। लाक जो है, हाब्स से थोड़ा सा आगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये था लाक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। धन्यवाद।